जब भी हम 21वीं सदी की बड़ी तकनीकी क्रांतियों के बारे में सोचते हैं तो एक नाम है जो बार बार जहन में आता है। एलॉन मस्क। चाहे वो इलेक्ट्रिक कारों को सड़कों पर लाना हो या फिर स्पेस ट्रैवल के नियमों को ही बदल देना हो, मस्क के आइडियाज ने हमारे सोचने, काम करने और हाँ, भविष्य को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। एक वक्त था जब उनकी नेटवर्थ 209 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। अब जरा सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। ये कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस पैमाने को दिखाता है जिस पर एक अकेला इंसान दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। धरती पर पैदा होना और मंगल पर मरना अच्छा रहेगा, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये एलॉन मस्क की सोच है। और यही सोच एक सवाल खड़ा करती है। आखिर कोई एक इंसान इतना बड़ा, इतना इतना दूर का सोच भी कैसे सकता है? तो चलिए आज हम मस्क के इसी सफर को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक भविष्य की सोचने वाले का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने इंटरनेट की शुरुआती दिक्कतों को सुलझाया और फिर इंसानियत के लिए अगले बड़े मिशंस तय किए। और हाँ, हम उनकी नाकामियों, विवादों और आखिर में उनकी विरासत पर भी बात करेंगे। तो मस्क की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, एक ऐसा देश जो उस समय नस्ल भेद की आग में जल रहा था। उनका बचपन कोई आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बहुत बुली किया जाता था। लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया था। ये टाइमलाइन उनके शुरुआती दिनों की एक झलक देती है। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर लिया और कोडिंग शुरू कर दी। और ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टा बनाकर $500 में बेच भी दिया। और फिर अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर कनाडा चले जाना, ये उनके अमेरिकन ड्रीम की तरफ पहला बड़ा कदम था। तो कनाडा से ये सफर उन्हें ले आया अमेरिका, और वो भी सीधे सिलिकॉन वैली में, 90 के दशक के बिल्कुल बीच में। ये वो दौर था जब .com बूम अपने पीक पर था, और यहीं पर मस्क ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच को इंटरनेट की नई नई दुनिया पर आजमाना शुरू किया। उनकी पहली कंपनी थी Zip2, और यहीं से उनके काम करने का वो जुनूनी अंदाज दुनिया ने पहली बार देखा। सोचिए, उनके पास रहने को घर तक नहीं था। वो और उनके भाई किम्बल अपने छोटे से ऑफिस में ही रहते थे, वहीं सोफे पर सोते थे। दिन में वेबसाइट चलाते और रात भर कोडिंग करते। ये संघर्ष जबरदस्त था, लेकिन इसका अंजाम भी उतना ही शानदार हुआ जब कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $300 मिलियन से भी ज्यादा में खरीद लिया। Zip2 तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने बनाई X.com, जो आगे चलकर बनी पेपाल। उस जमाने में ना, ऑनलाइन पैसे भेजना बहुत बड़ा सिरदर्द था, बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता था। पेपाल ने इसे इतना आसान और सेफ बना दिया कि ई कॉमर्स की दुनिया में क्रांति आ गई। और फिर 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीदा। कितने में? पूरे $1.5 बिलियन में। यहीं से मस्क को वो पैसा मिला जिससे वो अपने अगले और कहीं ज्यादा बड़े सपने पूरे करने वाले थे। अब इतने पैसे कमाने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते? शायद रिटायर हो जाते, एक आरामदायक जिंदगी जीते। लेकिन मस्क वो अलग मिट्टी के बने हैं। पैसा उनके लिए कभी मंजिल था ही नहीं, ये तो बस एक जरिया था कुछ बहुत बहुत बड़ा करने का। और यहीं से मस्क के असली मिशन की शुरुआत होती है। उनके हिसाब से इंसानियत के सामने दो सबसे बड़े खतरे थे। पहला, जलवायु परिवर्तन, और दूसरा, हमारा सिर्फ एक ही ग्रह पर टिके रहना। तो पहली प्रॉब्लम का सल्यूशन, टेस्ला और सस्टेनेबल एनर्जी, ताकि हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। और दूसरी प्रॉब्लम का स्पेसएक्स, ताकि इंसान सिर्फ एक ग्रह के मोहताज न रहें और मल्टी प्लैनेटरी बन सकें। समझ रहे हैं? ये सिर्फ बिजनेस आइडियाज नहीं थे, ये मस्क के मिशन के दो सबसे मजबूत पिलर थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं साल 2008 की, वो साल जो मस्क के करियर का सबसे मुश्किल, सबसे खराब दौर था। एक ऐसा साल जब उनके सारे बड़े बड़े सपने टूटने की कगार पर आ गए थे। मस्क ने एक बार कहा था, एक कंपनी शुरू करना कांच खाने और एक गहरी खाई में घूरने जैसा है। और साल 2008 में वो सचमुच इसी दौर से गुजर रहे थे जब उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स दिवालिया होने वाली थी। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, और मस्क ने खुद ये बात मानी थी कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों के बचने के चांस सिर्फ 10% थे।
स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे, टेस्ला में प्रोडक्शन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पैसे की तंगी तो थी ही, ऊपर से उन्हें अपनी हीरोज की आलोचना भी झेलनी पड़ रही थी। सोचिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग जिन्हें वो बचपन से पूछते आए थे, उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक इंटरव्यू में तो इस बारे में बात करते करते वो रो पड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली हो, तभी कोई चमत्कार होता है। नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बस इसी एक डील ने सब कुछ बचा लिया। अब टेस्ला भी चल पड़ी थी और स्पेसएक्स भी। यहाँ आकर कोई भी रुक जाता, थोड़ा आराम करता। पर हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। उनका काम तो अभी बस शुरू ही हुआ था। उनकी कुछ नया करने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। जरा उनके दूसरे वेंचर्स पर एक नजर डालिए। हाइपरलूप, जो ट्रांसपोर्ट का भविष्य है। ओपनएआई, जो सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। न्यूरालिंक, जो इंसान और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश है। और द बोरिंग कंपनी, जो शहरों से ट्रैफिक का नामो निशान मिटाना चाहती है। मतलब उनकी हर एक कंपनी भविष्य की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि इलॉन मस्क की लेगेसी, उनकी विरासत आखिर क्या होगी? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है। एक अकेला इंसान और इतने बड़े बड़े, इतने महत्वाकांक्षी मिशन। तो सवाल ये है कि ये उनका अहंकार है या फिर हमारे भविष्य की जरूरत? क्या दुनिया उन्हें एक ऐसे विजनरी की तरह याद रखेगी जिसने इंसान को मल्टीप्लैनेटरी बनाया, या फिर एक ऐसे कंट्रोवर्शियल शख्स की तरह जिनकी बड़ी बड़ी बातें कभी-कभी हकीकत से आगे निकल जाती थी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इलॉन मस्क ने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी नहीं मिटेगी।